नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 10। आज मैं आपके सामने हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 12 यानी पाठ नंबर 12 लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी का मैं ऑनलाइन क्लास में भी स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। साथ में इनके द्वारा लिखित जो चैप्टर है जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, उसका नाम है भाषा एक मात्र अनंत है। आज हम इनकी जीवनी और इसके साथ इनका जो चैप्टर है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और इसमें जो बातें बताई जा रही हैं उसे समझने का प्रयास करें। देखिए बच्चों, अशोक वाजपेयी की जो जीवन अवधि है उसमें सन 1941 ईस्वी मानी जाती है। 1941 में क्यों? क्योंकि इनका जन्म 1941 ईस्वी में हुआ था। नाम क्या है? अशोक वाजपेयी। पहले जो छोटा सा पोर्शन है वो देखते हैं। जन्म स्थान कहाँ है? सागर यानी मध्य प्रदेश एक जो राज्य है वहाँ पर इनका जन्म हुआ। शिक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा, अर्थात ये अगर हम बात करें भारतीय सेवा में यानी आईएएस पीसीएस की जो परीक्षाएं होती हैं, जो लोग बाग अपनी सेवा देते हैं प्रशासनिक सेवाएं, उनमें भी इन्होंने कार्य किया है। संपादन संवेद, पहचान, पूर्वग्रह, समास और बहुवचन पत्रिकाएं आदि का इन्होंने संपादन किया है। लेखन विधा क्या थी? वो कविताएं लिखा करते थे बच्चों, और आलोचनात्मक जो बातें थी उन्हें भी लिखा करते थे। भाषा का कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया है उन्होंने? इसमें इन्होंने हिंदी का प्रयोग किया है और अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया है। प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? एक पतंग अनंत में, अगर, इतने से, तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। साहित्य में स्थान की बात करूं बच्चों तो आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और संस्कृति क्रमों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान इनका रहा है। आइए बच्चों इनकी विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक और सांस्कृतिक कर्मी अशोक वाजपेयी का जन्म 1941 ईस्वी के मध्य प्रदेश के सागर में हुआ। इन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की और भारत सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य किया। प्रशासनिक व्यवस्था के बीच भी ये निरंतर साहित्य सृजन में तत्पर रहे। देखिए, प्रशासनिक कार्य करते हुए भी इन्होंने भारत की जो हिंदी साहित्य उनमें भी अपना कार्य करते रहे। मध्य प्रदेश में भारत भवन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एकाडमी, ध्रुपद केंद्र, चक्रधर नृत्य केंद्र मध्य प्रदेश आदि लोक कला परिषद आदि संस्थाओं की स्थापना करके वर्षों तक उसके संचालन के अलावा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति भी रहे। कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पहले कुलपति के रूप में भी इन्होंने काम किया है। वाजपेयी जी के रचनात्मक व्यक्तित्व की बात करें तो बहुआयामी था। वे जितने सिद्ध संपादक और मुखर आलोचक हैं उतने ही महत्वपूर्ण कवि भी हैं। उन्होंने संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह पहले के बारे में ही उन्होंने बताने का प्रयास किया। समास, बहुवचन आदि पत्रिकाओं के संपादन में अपना संपादन के साथ कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, सृजनात्मक आलोचन आदि सचन और मुक्तबोध तथा शमशेर बहादुर सिंह की चुनी हुई कविताओं का भी संपादन किया। इनका पहला कविता संग्रह शहर अब भी संभावना है कि जो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके कहते हैं बच्चों आगे, उनके कविता संग्रह हैं एक पतंग अनंत में, अगर, इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं बही, बहुरी अकेला, आवंतियों और तिनका तिनका। इनके अतिरिक्त थोड़ी सी जगह घास में दुबा, आकाश तथा पुनरपि उनकी संचन प्रकाशित हैं। इनके बारे में बच्चों जो कहा जाता है कि इन्होंने कुछ थोड़ी घनी और भी अगर हम बात करें तो वो कुछ रचनाएं लिखने का प्रयास किया, कविताएं लिखने का प्रयास किया। वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है बच्चों आगे कि अशोक वाजपेयी सार्वजनिकता के नहीं बल्कि निजता और आत्मीयता के कवि हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं और कुछ होते हैं जो कुछ चीज़ों पे ही बात करते हैं। उनमें से किसका नाम आता है? अशोक वाजपेयी जी का नाम आता है। उनका शब्द ही अदम्यता, असमाप्तता और पवित्रता में अटूट विश्वास है। मनुष्य ही मनुष्य की जिजीविषा, उसका रहस्य, उसका हर्ष विषाद उनकी कविता के केंद्र हैं।
उनकी कविता माता पिता, प्रेमिका, बाल सखा, बेटी बेटा, बहू के संबंधों को तो अपने संसार में समेटती ही हैं। देखिए, कहा जाता है बच्चों, इनकी जो कविताएं हैं उनके बारे में बात करें तो माता पिता के ऊपर भी इन्होंने बात की है, प्रेमिका बाल सखाओं के बारे में बात की है, बेटी और बेटा के बारे में बात की है, बहू के संबंधों के बारे में इन्होंने अपनी बात कही है। इसके साथ ही कवि जो कविताएं हैं उनमें चित्रकारों और संगीतकारों आदि के वर्णन भी देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ों में इन्होंने अपनी चित्रकारी का भी प्रयोग किया है और संगीतात्मक इन्होंने कविता का प्रयोग भी किया है। अशोक वाजपेयी ने कवियों में चित्रकार एवं साहित्यकार पर बहुत सी कविताएं लिखी हैं जिनका संबंध अभिजातीय वर्ग के लिए भी अनछुआ ही था। इस कविताओं हमेशा संस्कृति से संवाद करती हुई बढ़ती हैं, नारेबाजी से बचते हुए पुरानी परंपराओं से शक्ति अर्जित कर वाजपेयी जी ने अपनी कविताओं को निखारा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को वो बीच में झेलते हुए, बहुत सारी समस्याओं को अर्जित करते हुए उन्होंने फिर भी अपनी कविता को निखारा है। वाजपेयी जी को वर्तमान में कवियों में अगर हम बात करें तो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। वाजपेयी जी ने फिर भी अपने स्थान को अगर हम कहें वर्तमान कवियों में अगर कहें तो अपना स्थान प्राप्त किया है। युवा जंगल शीर्षक में कवि ने वृक्षों की भांति मानव को भी हमेशा दृढ़ रहना, सहन शक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा दी है। इसमें आपकी जो वाजपेयी जी के द्वारा लिखित दो बात हैं, दो भागों में कहा गया है। एक है युवा जंगल, और बच्चों युवा जंगल जो चैप्टर है वो कोविड-19 के कारण शासन के द्वारा या सरकार के द्वारा वो इस वर्ष भी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आपको जो इसमें चैप्टर दिया गया है वाजपेयी द्वारा लिखित वह है भाषा एकमात्र अनंत, जिसके बारे में मैं आपको इसी में भाग में पढ़ाऊंगा। शीर्षक में कवि ने भाषा को अनश्वरता का वर्णन किया है। देखिए, भाषा कभी मिटने वाली चीज़ नहीं है, इसका वर्णन इसमें इन्होंने किया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, नीचे दे रखा है भाषा एक मात्र अनंत, जो आपके इसमें चैप्टर सिलेबस में लगा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। फूल झड़ता है शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है। देखिए बच्चों, इसमें जो आपकी कविता कही गई है उसमें क्या कह रहे हैं कवि? कहते हैं इसमें कहा जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड से ली गई हैं। ये सभी जानते हैं बच्चों, ये जो पंक्तियां किस खंड से ली गई हैं? काव्य खंड से ली गई हैं। एकमात्र अनंत इस चैप्टर का नाम है। कवि इन पंक्तियों में अशोक वाजपेयी जी ने तिनका तिनका नामक काव्य संग्रह भी लिया है। और क्या कहते हैं इसमें इन लाइनों में क्या है, इन जो कविता इसमें जो भाग में कहा गया है वो क्या है, इसका कुछ आगे भाग है उसे भी हम पढ़ लेते हैं पहले। उसमें क्या है देखिए, इसमें कहा है ये कि सदियों के पार लोकोक्ति है उसकी एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दुहारता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालन में बैठा हुआ, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालन रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। इस प्रकार से इस पूरी जो आपकी इसमें कविता कही गई है और ये तिनका तिनका से ली गई है, जो उनका एक कविता संग्रह है उसमें से ये भाग लिया गया है। उसमें क्या कहते हैं, इस भाषा की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा है। जो इसका प्रसंग बनता है वो क्या है बच्चों, इस पंक्तियों में भाषा की विशेषता का वर्णन किया गया है। उनका कहना है कि सब कुछ समाप्त हो सकता है लेकिन भाषा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता। इसके बारे में वाजपेयी जी वर्णन कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं, भाषा एकमात्र अनंत जिस प्रकार जिसका कभी अंत नहीं होता है। वृक्ष यानी पेड़ जो हैं, पेड़ों पे से क्या है फूल टूटकर, इसमें कहा है पीछे क्या कह रहे हैं देखिए, इसमें कह रहे हैं क्या है, फूल झड़ता है। कहते हैं फूल झड़ने का मतलब होता है टूटना। फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिरता है, उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं। ये सब आपने देखा होगा, जब फूल पृथ्वी पर गिरेगा तो उसका क्या होगा, बाद में वो टूटकर नीचे गिर जाएगा, गिरने के बाद वो बिखर जाएगा, उसकी सारी पंखुड़ियां खुल जाएंगी और अनंत फूल मिट्टी में विलीन हो जाता है और फिर क्या होता है, मिट्टी में समाप्त हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है बच्चों देखिए, वही प्रकृति से जन्म लेता है और प्रकृति में ही मिल
जाता है, क्योंकि वो प्रकृति से ही पनपा है, प्रकृति से ही उसे जन्म लेना है और प्रकृति में जाकर वो मिल जाता है। इसके बाद और क्या कहते हैं, फूल जिस तरह शब्द विलीन नहीं होते, भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी समाप्त नहीं होते। फूल शब्द नहीं है, या आप इसमें लिखा ना फूल शब्द नहीं है, जिस प्रकार फूल है ऐसा शब्द नहीं है, क्योंकि शब्दों का कभी अनंत नहीं होता है। कहते हैं सदियों के पश्चात भी भाषा का अस्तित्व बना रहता है। बहुत अगर हम बात कहें कितनी पुरानी चीज़ें भाषा में कही गई हैं वो आज भी विद्यमान है, उसका कभी समाप्ति नहीं होती। दूसरी बात यह है कि विशद अगर कितना भी समय परिवर्तन कितना क्यों ना हो जाए फिर भी ये समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार कहते हैं जैसे बच्चा गेंद उछालता है, कहते हैं जिस प्रकार बालक गेंद को उछालता है दूसरी पकड़ लेता है, पुनः उछालता है फिर उसे पकड़ लेता है। आज किसी न किसी कहीं सैकड़ों वर्ष बाद भी परिवर्तन रूप देखने को मिल रहा है। निश्चित ही भाषा एक अनंत है जिसका कोई अंत नहीं होता है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसमें कहते हैं सदियों का मतलब तक बहुत वर्षों की बात अगर हम बात करें फिर भी ये समाप्त नहीं हो। लोकोक्ति है उसके एक बच्ची, अर्थात फिर इसमें क्या कहा बच्चों, बूढ़ा जिस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है सैकड़ों वर्ष बाद भी ये परिवर्तित रूप देखने को मिलता है। निश्चय ही भाषा का एक अनंत है जिसका कोई अंत नहीं होता। बूढ़ा गाता है एक पद, दुहारता है दूसरा बूढ़ा। क्या कहते हैं इसमें अगली पंक्ति में क्या करें बच्चों, इसमें कह रहे हैं सब कुछ समाप्त होने पर भी भाषा विद्यमान रहेगी क्योंकि भाषा एक अनंत है। अर्थात कैसे, प्राचीन काल से संबंधित अगर हम बात करें तो इतिहास भूगोल जैसे विषय की सहायता से, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए जब इतिहास और भूगोल भी नहीं लिखे गए थे जब भाषा का अस्तित्व था। जब तक इतिहास और भूगोल नहीं लिखे गए थे जब भी भाषा का अस्तित्व था। कहते हैं जिस समय कोई एक बूढ़ा व्यक्ति जब कोई पद गुनगुनाता था तो घर में ही किसी अन्य भाग में बैठा हुआ कोई अन्य व्यक्ति उस पद को भी गुनगुनाने लगता था। मान लीजिए आपने देखा हो कहीं पर कोई सॉन्ग चल रहा हो, कोई गीत गाया जा रहा हो, तो जब कोई गाता था उसी पद को या उसी कविता को, उस शब्द को दूसरा व्यक्ति भी गाने का प्रयास, दुहारता का मतलब होता दूसरा व्यक्ति भी उसके बारे में उसका गुणगान करता है। इसके बाद आपने देखो इसी भाषा के माध्यम से आज तक चली आ रही है। हमारे पूर्वजों की बताई हुई कुछ बातें आज भी चली आ रही हैं, वो एक भाषा के रूप में ही चली आ रही हैं। देखिए इसके बाद अगर हम पुनः बात करें, न बच्चा रहेगा, इसमें लिख रहा है न बच्चा रहेगा न रहेगा बूढ़ा, क्योंकि बच्चे का समय अंतराल बूढ़ा हो जाएगा और बूढ़ा जीवन छोड़कर चला जाएगा। फिर कहते हैं न रहेगा फूल न रहेंगे दालन। अच्छा इसमें और भी कहा है बच्चों कि दुहा भूगोल, हाँ, किसी दालन में बैठा होगा मतलब था किसी अन्य कोने में जाकर बैठकर वो गुनगुनाता रहेगा। अच्छा दालन, क्योंकि सभी वस्तुएं कौन है, नाश्वर है, यानी जिनका नाश हो जाता है, एक न एक दिन सभी को समाप्त हो जाना है। लेकिन भाषा एक ऐसी है जो अनंत काल तक चलती रहेगी, क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो बच्चों हमें ये समझना होगा इस पूरे ही चैप्टर में, क्योंकि भाषा का कोई अंत नहीं होता है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, जो भी आई हैं, उन्हें जाना है। अगर इंसान आया है उसे जाना है। फूल प्रकृति का निर्माण होता है, उस प्रकृति में उसे समाप्त हो जाना है। बूढ़ा व्यक्ति संसार में आया है तो जाएगा, बच्चा आया है तो जाएगा, बोल बनी है तो समाप्त होगी। लेकिन जो शब्द हैं, जो एक मात्र भाषा है जो शब्दों का निर्माण करती है, वो कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए अशोक वाजपेयी द्वारा लिखित पाठ, रचित पाठ, तिनका तिनका जो कविता है उसमें से जो भाग लिया गया, भाषा एक अनंत, इसलिए हमें समझना होगा, क्योंकि भाषा का कभी कोई अंत नहीं होता है। इसलिए बच्चों हमें अपनी भाषा को भी अपनी और मजबूती बना कर रखना है, क्योंकि ये अनंत काल तक चलने वाली चीज़ है। अब मैं अपनी इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी को धन्यवाद।